नमस्कार, स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। बस 15 घंटे का वक्त बाकी है। 8 अप्रैल से ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर लागू है उसकी मियाद कल भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे तक की है। तब तक अगर बातचीत हो गई, आगे बढ़ गई तो ठीक, वरना क्या होगा? इस्लामाबाद में अभी तक दूसरे दौर की बातचीत होगी या नहीं होगी यह भी नहीं पता चल रहा। अमेरिका के कुछ नेगोशिएटर्स वहां पहुंचे हैं, लेकिन ईरान से कोई नहीं आया है। अभी जेडी वैंस भी चले कि नहीं चले अमेरिका से, यह भी खबर पक्की नहीं पता चल रही है। इस्लामाबाद में डेलीगेशंस के इंतजार में ट्रंप का एक पोस्ट आया जिसके जरिए उन्होंने कहा है कि अगर ईरान डील करता है तो इससे मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया में शांति आएगी। ट्रंप ने ओबामा और बाइडेन पर हमला बोला और लिखा कि जो डील ईरान के साथ इन दोनों राष्ट्रपतियों ने की थी वो बहुत घातक सिद्ध होती। अगर मैंने उसे रद्द न किया होता, वही डील प्रभावी रहती, तो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स जरूर बनाता और फिर हमला भी हो सकता था। इजराइल पर, मिडिल ईस्ट पर और हमारे सैन्य अड्डों पर खतरा रहता। बाइडेन और ओबामा ने जो डील की थी वो अमेरिका के लिए भी खतरनाक थी, इसलिए मैंने उसको रद्द कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर डील कर ले तो दुनिया के लिए अच्छा है, और डील ना करे तो फिर वो कह रहे हैं बम बरसेंगे। साफ साफ कह रहे हैं। इस्लामाबाद टॉक्स पार्ट 2 को लेकर अभी भी सस्पेंस है, क्योंकि अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी करके बैठा है, इसलिए ईरान वार्ता नहीं करेगा। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर एमबी गालिबाफ, जो पिछले जो वार्ताकार थे, गए थे इस्लामाबाद, इन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि ट्रंप ने हॉर्मुज में ब्लॉकेट करके सीज फायर का वायलेशन किया है और वो वार्ता की टेबल को सरेंडर टेबल में बदलना चाहते हैं, लेकिन ईरान किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। सीज फायर के दौरान जो वक्त हमें मिला है उसमें हमने युद्ध की तैयारियां की हैं और हम अपने पत्ते युद्ध के मैदान में खोलेंगे। अब सब लोग युद्ध की बात करने लगे टॉक्स के बीच में। इस बीच इस्लामाबाद तैयार बैठा है, होटल बुक है, मेन्यू फाइनल है, लेकिन नेगोशिएटर है ही नहीं। अमेरिका के कुछ डेलीगेट्स वहां पहुंचे हैं, लेकिन ना वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जिन्होंने पिछली बार अमेरिकी डेलीगेशन को लीड किया था, ना वो आए, ना ईरान का कोई नुमाइंदा आया, ना ईरान की तरफ से ये अभी पुख्ता खबर आई कि वो जाएंगे भी टॉक्स में। इस बीच पाकिस्तान में ये चर्चा चल रही है कि अगर अमेरिकी पहुंच गए, अगर अमेरिकी आ गए तो ईरानी भी जरूर आएंगे, लेकिन क्या ईरानियों की कंफर्मेशन के बगैर अमेरिकी चलेंगे? सवाल तो यह है। तो आप ये देखिए, क्योंकि पाकिस्तान मेजबान है तो उसके यहां क्या डिस्कशन चल रही है। कमाल की बात बताई इन्होंने। आ रहे हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर ये आएंगे तो वो नहीं, तो वो आ जाएंगे, लेकिन लगता नहीं कि ये आएंगे। खबर मतलब वहां भी किसी को नहीं पता। एक्चुअली कई दिनों से ये भी कहा जा रहा है कि जेडी वैंस, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, ये दूसरे दौर की वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कई ने तो ये भी रिपोर्ट कर दिया कि चल पड़े हैं। कुछ मीडिया हाउसेस ने दावा कर दिया था ऐसा, लेकिन एसोसिएटेड प्रेस ने इस पर एक ऑथेंटिक रिपोर्ट में दावा किया है और कहा है कि सोमवार सुबह, उनकी सोमवार जब सुबह होती है तो हमारी सोमवार की रात होती है, वो कह रहे हैं वो तो व्हाइट हाउस में देखे गए हैं। तो ये कल रात तक हमारे समय के मुताबिक तो व्हाइट हाउस में थे। आप मान लीजिए 12 घंटे पहले तक वो आदमी व्हाइट हाउस में बैठा था, तो कहां निकल गए अभी वो? एपी की ये कह रही है कि वो अभी तक उनकी रवानगी की खबर जो है वो नहीं आई है। और पाकिस्तानियों को आपने सुना था, वो उनका कहना था कि ईरान के स्पीकर को वैंस पे भरोसा है। इस वैंस ने जैसी भी बात हुई है वहां पे, ऐसा लगता है कि कम से कम ये बात आगे बढ़ाने में तो कामयाब हुए थे, वरना तो वो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर बातचीत करके जब वो बात करते थे तभी ट्रंप हमला करते थे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम इनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन जेडी वैंस पर शायद ईरानी डेलीगेशन कुछ हद तक भरोसा कर सकता है। सर, क्या खबर कह रही है आपकी? देखिए, एक तो खबर यह है कि पाकिस्तान में पूरी तैयारी है। हरक्यूलिस J-130 आ गया है, जिसमें उनका सिक्योरिटी डिटेल, उनकी गाड़ियां, ये सब आ गई हैं। पाकिस्तानियों को ये पता है, पूरी तरह से नाकेबंदी शहर की गई है। रिपोर्ट्स भी बता रही हैं रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि ट्रंप भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं इन वार्ताओं में। अमेरिका पूरी तरह तैयार है कि वो आएगा, वार्ताएं करेगा, और जो बेस्ट पॉसिबल डील जो वैंस साहब कर रहे हैं उनमें से थोड़ी सी रियायत करके इस बार बेटर डील देन द लास्ट टाइम करेगा। लेकिन इस समय ईरान के भीतर जो चल रहा है वो बड़ा एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है। एक तो हार्डलाइनर्स हैं जो IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को जो है, उनके लोग कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह ये हॉर्मुज का इश्यू ड्रॉप नहीं होने दें, इसको एक ब्लैकमेल की तरह हमेशा यूज करते रहे। जो हार्डलाइनर्स नहीं हैं, जैसे अब्बास अरागची, कुछ हद तक गालिबाफ, हालांकि गालिबाफ भी IRGC के किसी जमाने में कमांडर रह चुके हैं, लीडर रह चुके हैं, तो वो भी उस सॉफ्ट, और
IRGC ये कहता है वो तो धमकी दे रहे हैं कि हमने इस बीच में युद्ध की तैयारी की है। पूरी IRGC कह रहा है वही तो वो ये गालिबाफ नहीं, गालिबाफ ने कहा। नहीं, कहने का मतलब है कि ये सॉफ्ट है। IRGC तो कह रहा है कि आप बात करने ही नहीं जाओ। अच्छा। मुस्तफा भी खफा है, ये भी कह रहा है, पता नहीं मुस्तफा है कि नहीं है। इस समय ईरानियन लीडरशिप में एक क्राइसिस है, और वो क्राइसिस है खामेनी जैसा कोई आदमी नहीं है। मुज्तबा कितने एक्टिव हैं किसको पता मैं नहीं। अब ये बनाना चाहता हूं आपसे, दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, ये इस सीजफायर की डेडलाइन हमारे समय के मुताबिक कल सुबह 5 साढ़े 5 की है। तब तक इतना फैसला तो इनको करना पड़ेगा ना कि या तो हम सीजफायर को एक्सटेंड करें, बातचीत हो या ना हो, यह फैसला तो करना पड़ेगा कि सीजफायर बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी। सीजफायर बढ़ेगा, बढ़ेगी। आप ये लिख लीजिए, क्योंकि सीजफायर इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि अमेरिका ज्यादा इंटरेस्टेड है शांति में ईरान से ज्यादा, क्योंकि ईरान ने सब कुछ खोया है, बहुत चीज खोया है। इजराइल तो इस समय अमेरिका उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ईरानियंस कहते हैं कि जेरेड कुशनर जो है वो इजरायली रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। तो उस मेज पर ये बात जब होने को आएगी, एक्सटेंडेड डेडलाइन में भी होगा, और वो भी एक तरह से पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं अमेरिकन का कि कितना वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस समय जो बीच में जो घटना हुई है, होर्मुज की जो टकराव हुआ जिस पर अमेरिकन इंटरवीन किया, उसको लेकर IRGC बहुत सर उस पर आते हैं अभी। आपको याद होगा एक बार पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में यह बयान दिया था कि अमेरिकी तो हमको टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब टॉयलेट पेपर से बात आ गई डस्टबिन पे। पाकिस्तानी कह रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल ने देखो इतना अच्छा काम किया, ईरानियों को जाके कहा भाई तुम ये ब्लॉकेड, ये अपना ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, तो फिर बातचीत आगे बढ़ जाएगी, सीजफायर भी हो जाएगा, नेगोशिएशन भी हो जाएगी। उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल साहब के कहने पे खोल भी दिया, लेकिन ट्रंप ने उस सारे एफर्ट को डस्टबिन में फेंक दिया। किसके एफर्ट को? फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के एफर्ट को ट्रंप ने डस्टबिन में फेंक दिया। देखिए, कह रहे हैं हमने तो देखो जी लड़ाई भी रुकवा दी, हमने हॉर्मुज भी खुलवा दिया, मतलब फील्ड मार्शल ने खुलवा दिया ईरान को मना के। ट्रंप ने कहा ये तुमने इसने खोल दिया होगा, मैं इसका क्रेडिट भी ले लूंगा और मैं अपना ब्लॉकेड नहीं खोलूंगा। अब हुआ क्या है ये आपको सामने, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कुछ अमेरिकियों ने वीडियो डाले हैं, अमेरिकी सेंटकॉम की तरफ से, और कुछ ईरान की मीडिया ने कुछ तस्वीरें डाली हैं। एक में ये कहा जा रहा है कि जैसे ये तस्वीरें, इसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड एनफोर्स कर रहा है, और 27 जहाज करीब शायद अभी तक वो लौटा चुका है, वापस कर चुका है कि नहीं आप कोई एंटर नहीं करेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। ये अमेरिका वालों ने वीडियो डाला है। एक दूसरा वीडियो भी होगा आपके पास, वो भी चला दीजिए। वो ये वीडियो ये ईरान डाल रहा है। ईरान कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई है, हमसे परमिशन लेके खुली हुई है, हमने जो पहले कहा था हमारी मर्जी के बिना नहीं जाएगा कोई, लेकिन जहाज जा रहा है क्योंकि उसने हमसे इजाजत मांगी और हमने उसको जाने दिया। तो ये परसेप्शन की लड़ाई भी कि नहीं मैं मतलब यहाँ का दादा मैं हूँ, दूसरा कहे नहीं मैं हूँ, वो भी जो है इसमें चल रही है। अब साहब सर ने तो बहुत बड़ी खबर दे दी कि ट्रंप भी वर्चुअली ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन तो तब करेंगे ना जब ये दोनों की बातचीत के लिए माने और बैठे। त्रिपाठी जी क्या होगा? नहीं देखिए, मैं इस पर जिसको कहते हैं ना कि मेरा स्टैंड अब बड़ा पक्का वाला हो गया है, भले ट्रंप आगे पीछे जाएं, जब तक ट्रंप की गलीबाफ और अरागची से बातचीत नहीं हो जाएगी तब तक ये वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आई वॉश है, वो सिर्फ एक जिसको कहें कि बढ़िया सा टेंट तंबू कनात लगा दिया है, वहां थोड़ी व्यवस्था अच्छी दिख रही है, वहां कुछ तय नहीं हो रहा है। तय सब कुछ अमेरिका और ईरान के बीच में अपने लेवल पर हो रहा है, जिसको एक जामा पहनाया जा रहा है, जिससे कि ये कहा जाए कि नहीं एक टॉक हुई, एक पीस टॉक हुई, उसमें ये निकल कर आया है। और जब तक वहां नहीं होगा तब तक यहां दोनों उतरेंगे नहीं। दोनों को कुछ ऐसा तो करना ही नहीं। कल हम लोग यही कह रहे थे कोई कमर्शियल फ्लाइट तो उनको पकड़नी नहीं, वो तो उनका जहाज चल देगा, जितना समय लगेगा उतने में आ जाएंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है 27 जहाज वो कह रहे हैं, और हम लोग लगातार एक बात कर रहे थे कि देखो चाइना का तो अभी तक हाथ नहीं लगाया। परसों जो एक जहाज उन्होंने लौटाया है वो चाइना से ईरानियन पोर्ट जा रहा था, अमेरिका ने। और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये इंटरनेशनल रूट है, इसको कोई बंद कैसे कर सकता है। अभी तक चाइनीज प्रेसिडेंट का ये बयान नहीं आया। भारत लगातार ये बात कहता रहा कि भाई ये इंटरनेशनल रूट है, हमारे विदेश मंत्री प्रधानमंत्री की तरफ से हर तरफ से वो आ गया, दुनिया के सारे देश कहते रहे, 60 देशों ने बैठक भी कर ली, लेकिन फर्स्ट टाइम चाइना के प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल रूट है। मुझे लगता है, मतलब ये अनुमान ही भर है, ये जो दोनों ब्लॉकेड हैं, दोनों ने अपनी अपनी ताकत दिखा के ये दिखा दिया कि दुनिया में कोई नहीं निकल पाएगा अगर दोनों तय कर लेंगे, क्योंकि इधर वो ताकतवर हैं और उधर वो ताकतवर हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां ये घूमा है, इसके एक एक तरफ दोनों बड़े ताकतवर हैं। पर्शियन गल्फ में ईरान और ओमान के गल्फ, बिल्कुल, जहां वो घुस के अंदर जाते हैं वहां वो ताकतवर ईरान है, और जहां ये थोड़ा खुले में निकल के आते हैं यहां अमेरिका ताकतवर।
तो इन दोनों की ताकत के आगे दुनिया को समझना सीज पड़ेगा। फायर होगा? दोनों सीज फायर होगा, बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, सीज फायर होगा, प्रॉपर सीज फायर होगा। ये दोनों अपना ब्लॉकेड उठाएंगे और दुनिया में ये रूट बात भी करेंगे और कल के बाद भी सीज फायर जारी रहेगा। 100%, इसके अलावा कोई और गुंजाइश नहीं दिखती। एक सर छोटा सा इंटरव्यू ट्रंप ने दिया था, उसके बहुत छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब छपा हुआ है एक इंटरव्यू में, आपको उसके क्वेश्चन आंसर बताता हूं क्या थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, चेतावनी के बगैर तो वो गुड मॉर्निंग भी नहीं करते। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच चल रहा सीज फायर खत्म होता है, सीज फायर अगर खत्म होता है तो हालत बहुत खराब हो जाएगी और फिर चारों तरफ बम फटेंगे। फिर उनसे ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या ईरान अब भी इस्लामाबाद में होने वाली टॉक्स में हिस्सा लेगा, तो ट्रंप ने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें वहां होना चाहिए। फिर ट्रंप से अगला सवाल पूछा गया कि इस्लामाबाद में बातचीत करने वाली टीम से आपकी क्या उम्मीदें हैं, तो ट्रंप ने कहा कि बस एक, नो न्यूक्लियर, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। फिर एक अंतिम सवाल उनसे यह हुआ, ये बताइए कि ये जो गैस के दाम है, ये पेट्रोल के दाम है, ये $3 के, ये $4 से नीचे $3 पे कब आएंगे, क्योंकि वहां बढ़ गए दाम। तो और उन्होंने कहा कि इनके एक मंत्री हैं कि उनका तो बयान आया है कि अभी इस साल में तो उम्मीद नहीं है कि तेल के दाम नीचे गिरेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो मेरा मंत्री बिल्कुल ठीक गलत कह रहा है, तेल के दाम आप जैसे ही सीज फायर होगी आप देखेंगे कि तेल के दाम धड़ाम से नीचे गिरेंगे। ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। तो उन पे तो आरोप ये भी है कि ये मार्केट को मैनिपुलेट भी करते हैं, तो इनकी बात पे यकीन किया भी जा सकता है। एनीवे सर, क्या लग रहा है सर? देखिए, सीज फायर तो एक्सटेंड होगा यदि मतलब बातचीत नहीं भी होगी तो सीज फायर बढ़ेगा। हाँ, नहीं बातचीत नहीं होगी, मतलब बातचीत का प्रोसेस चल रहा है। और जेडी वेंस और गालिबाफ दोनों के आने के कंफर्मेशन के साथ दोनों लोग आएंगे। मतलब वहाँ पर भी तय हो जाए कि जेडी वेंस आ रहे हैं, वहाँ से भी तय हो जाए कि गालिबाफ आ रहे हैं, तो बातचीत होगी। पाकिस्तान जो है वो, जैसे वो कहावत होती है, मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त, तो वो चुस्त है अपना। पूरा हरक्यूलिस भी तैयार है। कल मैं बता रहा था कि वहाँ पूरा रिहर्सल हो गया, 150 गाड़ियाँ सिक्योरिटी के साथ वहाँ जा रही थी। और रावलपिंडी में ये सारा काम किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों की होटल्स बुक कर दिए। रावलपिंडी इसलिए किया गया क्योंकि रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का, तो सिक्योरिटी पर्पज़ से वो सेफ जगह है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई रास्ता नहीं निकलेगा। ये बातचीत होगी, कल होगी, परसों होगी। दोनों लोग एक बार आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वो लोग आएँ, उसमें करेंगे। और ट्रंप साहब उसमें, और ये ऐसा है ना, सगाई जैसा कार्यक्रम, इसको ये समझना कि अब कल बातचीत हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा। एक बार कुछ सगाई रोका हो जाए ना, रोका हो जाए तो फिर आगे की बात होती है। लेकिन कितनी बार लेकिन सर, नहीं, वो होता रहता है कि पहले फेज की सर बातचीत हो गई है, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद जिस तरह के दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, लड़ने की तैयारी दिखा रहे हैं, और अभी तक ये तय नहीं मिलेंगे। और मिलेंगे किस लिए, जब सहमति नहीं बन पा रही। ईरान कह रहा है कि भाई अव्यावहारिक मांगे अमेरिका कर रहा है, उस पर हम तैयार नहीं हो सकते। अगर वही बातों पर अमेरिका अगर अड़ा हुआ होगा और ईरान उसके लिए तैयार नहीं होगा, तो ईरान कहेगा जब उस बातों पे हम सहमत नहीं तो आके आपसे क्या बातचीत करेंगे। एक ओपिनियन दूं, मुझे जो चीज पॉजिटिव दिखी, आप ये सोचिए, इस सब की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो कि भाषा धमकी वाली है, डेडलाइन सुबह खत्म हो रही है सीज फायर की, लेकिन एक बहुत बड़ा काम इस बीच में हो गया। हॉर्मुज खोल दिया था ना ईरान ने। अगर वो फॉर व्हाटएवर रीजन, उसको जिसने भी मनाया, आसिम मुनीर ने क्या गोली बेची उसको, जो भी हो, उसने कुछ देर के लिए हॉर्मुज खोलने के लिए वो तैयार हो गया। देखिए, इसको समझिए, लेकिन सारे हॉर्मुज तो खुल गया था, लेकिन तब भी ईरान ने क्या किया था कि IRGC से बात कीजिए, उनसे टोकन नंबर थाम लीजिए। इसको आप समझिए ना। वो ठीक है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए। अमेरिका ये कैसे कहेगा कि हमारा टोकन नहीं है? पहले दिन समझ बात, वो ये कहेगा कि भाई दोनों ने एक साथ उठा लिया, इसीलिए ब्लॉकेट किया है। बिल्कुल ठीक। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि अगर अमेरिका ब्लॉकेट हटाएगा तो हॉर्मुज खुल जाएगा, ईरान खोल देगा। दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अकेला ही मुद्दा है क्या? दोनों के नहीं, दूसरा केवल एक ही मुद्दा है, न्यूक्लियर नहीं। बस, तो अब अभी उस पे 3 बात से 4 मुद्दे हैं सर। उस पे इनकी बात युद्ध से पहले हो चुकी है, उसको तो मान गया ये युद्ध से पहले बात कर चुके हैं उस पे। लेकिन आप हालत देखिए ना सर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति वहां से भी निकले नहीं है, ईरान आने के लिए तैयार नहीं है, कल सुबह का डेडलाइन खत्म हो रही है। वो देखते हैं सर, मतलब एक किसी भी तरह की इस स्थिति में वो क्या बातचीत जो करेंगे? प्रोफेसर साहब ने कहा उस पे भी जरा गौर कीजिए। अमेरिका लड़ सकता है क्या? अमेरिका कितना लड़ेगा? और तो समझिए ना, न्यूक्लियर वाला कौन जानता है? कल तो था कि सब हमने खत्म कर दिया, अब डस्ट बची हुई है, ये होगा, तो वो कोई ऐसा मसला ही नहीं। अरे थोड़ा सा अपडेट आपको मैं और जाने के लिए कहने वाला हमने सर, यदि पहले ही मान गए होते तो फिर बातचीत क्या करते? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हमने इजराइल की बात प्रोफेसर साहब अभी नहीं की है। सब लोगों ने, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सब ये कहते हैं भाई इस पूरे सबके बीच में एक देश जो शांति नहीं चाहता वो इजराइल है। उसको लगता है अपना मिशन में जो मैंने शुरू किया है इसमें कंप्लीट करके घर लौटूंगा। कंप्लीट नहीं होगा। और दूसरा, नेतन्याहू जैसा नेता है वहां पे, जिसने कहा था कि 40 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि मैं ईरान पर बम मार सकूं।
और वो काम जब शुरू हुआ है तो ट्रंप ने हाथ पकड़ लिया है। अब लेबनान बन गया मुद्दा कि लेबनान पे अगर हमला होता रहेगा तो ईरान बात नहीं करेगा। तो ट्रंप ने पहली बार उन खबरों को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि इजराइल ने उनको ईरान के साथ युद्ध के लिए उकसाया। ये पोस्ट में उन्होंने बोला, ट्रंप ने लिखा कि 7 अक्टूबर के हमलों ने, एक्चुअली 7 अक्टूबर को इजराइल में आतंकवादी हमले हुए थे, उसमें 1200 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि उस हमले ने मेरे इस विचार को और पुख्ता कर दिया कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस लड़ाई में साथ दिया। फिर उन्होंने मीडिया और चुनावी सर्वेस को फर्जी बताते हुए दावा किया कि 2020 के अमेरिकी चुनाव में भी इस तरीके की धांधली हुई थी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के नतीजे शानदार होंगे और अगर ईरान के नए नेता समझदार निकले तो देश का भविष्य बहुत समृद्ध और उज्जवल हो सकता है। अब आगे देखिए लेबनान में क्या हुआ। लेबनान से जंग के बीच इजराइल ने उसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हालत देखिए लेबनान की। इसका सबूत जो है इजराइल की सेना खुद दे रही है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये इजराइल की सेना की गाड़ी से बनाया गया है। दक्षिणी लेबनान में उसने एक बफर जोन बनाने का मैप जारी किया है। इसमें लेबनानी इलाके के अंदर कई किलोमीटर तक का एक बड़ा हिस्सा अब इजराइल के कंट्रोल में दिखाया गया है। इजराइल के टैंक लेबनान में चल रहे हैं। अमेरिका ने मध्यस्थता करा के 10 दिन का सीजफायर गुरुवार से लागू करवा दिया, लेकिन ये लड़ाई अब उस हद तक इजराइल ले जा चुका है जैसे वो गाजा में ले गया था। गाजा में भी उसने एक लाइन बना दी कि इससे आगे कोई नहीं आएगा, मतलब गाजा वाले और हमास वाले कोई नहीं आएगा, वहां भी बफर जोन है। ऐसे ही बफर जोन अब उसने लेबनान में भी बना लिया है। तो कुछ हद तक तो जो इजराइल करने निकला था वो हासिल कर ही चुका। बिल्कुल, इजराइल ने जो अपनी ऑब्जेक्टिव थी इस समय उस युद्ध विराम के पहले ही हासिल कर ली और वो बफर जोन बना चुका है। और इजराइल पहले भी ऐसा कर चुका है 1982 में, हालांकि बाद में उसने खाली किया। यही हाल सीरिया के गोलान पे किया, उसको तो कब्जा करके मिला लिया उसने, जो ग्रेटर इजराइल की बात बार बार की जाती है। अब यही नहीं, सीरिया के दूसरे तरफ सीरिया प्रॉपर में भी एक बफर जोन बनाया था, अब उसको भी उसने हथिया लिया है जो नई सरकार आई है अहमद अल-शारा के बाद। तो इजराइल को मनवा लेना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो कहे कि मैं 10 दिन के लिए युद्ध विराम कर रहा हूं, वो अपने आप में अचीवमेंट है। और वो इस शर्त पे कि ईरान से वार्ताएं चल रही इसलिए। तो आप समझ सकते हैं अमेरिका कितना डेस्परेट है और इजराइल उसका साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन इस समय जब भी इजराइल को लगेगा कि ईरान फिर कुछ अटैक कर रहा है या हिजबुल्लाह फिर एक्टिव हो रहे हैं या हुतियों ने फिर अटैक किया, तब वो उनसे लिबर्टी मांगेगा कि अब हम इन पर अटैक कर सकते हैं। उस समय हो सकता है जो भी सीज फायर या युद्ध विराम या युद्ध खत्म होने की बात होगी, वो फिर समय एक आशंका रहेगी कि ये फिर से युद्ध हो सकता है। लेकिन इस समय इजराइल ये जानता है कि अमेरिका युद्ध विराम करना चाहता है, इसीलिए वो अमेरिका को इसने 2023 के बाद जब से हिजबुल्लाह उस पर अटैक कर रहा है तब इतनी लिबर्टी नहीं दी, युद्ध विराम नहीं किया। एक बार किया था, फिर वायलेशन हुआ है उसका। तो अमेरिका इस समय जानता है कि बॉटम लाइन जो है वो सिर्फ हमें युद्ध विराम यहां करना है और इसकी वो पूरी तैयारी और इसके लिए कंसेशन देने के लिए एक ही रेड लाइन है जो अमेरिका कहता है, वो है न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो वापस दे दो और अगले 10 साल 20 साल तक तुम न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। इस पर अमेरिका ईरान को ऑब्जेक्शन है और वो बार बार कहता है। इसके लिए वो ये भी कह रहा है, एक्सियोस की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि $20 बिलियन जो आपने पैसे जब्त किए हुए हैं दूसरे देशों में, उन्हें छोड़ दीजिए तो हम ये भी देने के लिए तैयार हैं। न्यूक्लियर मटेरियल दे देंगे जी, वो मतलब बात यही चल रही है, बात जो रुकी हुई है इसी पर रुकी हुई है। ओके, ठीक। अब ये देखते हैं फिर, ये अभी तो खबर आएगी आज की, ये अमेरिकी पहुंचे या ईरानी आए कि नहीं आए, सीज फायर बढ़ी कि नहीं बढ़ी। एक बात विजय जी ने भी कही थी थोड़ी देर पहले कि भाई मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, वो भी देख लीजिए आप कैसे। एक पाकिस्तान के टीवी चैनल की क्लिप है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। उसमें पहले तो ये बातें हो रही हैं कि आएंगे नहीं आएंगे, फिर ये भी बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में तो अब पाकिस्तानी भी नहीं आएगा। रावलपिंडी बंद कर दी पूरी तरीके से क्लोज। देखिए आप, एक स्कूल बंद कर लो, कॉलेज बंद कर दो, होटल खाली करा लो, ये तो समझ में आता है। सरकारी दफ्तर भी, सरकारी आदमी भी काम पे नहीं जाएगा और सरकारी आदमी वर्क फ्रॉम होम करेगा। जो दफ्तर में नहीं करता वो वर्क फ्रॉम होम करेगा। एक मिनट, बहुत गंभीर बात है ये। जब कोई आदमी होता है, किसी के यहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए तो क्या करता है? घर के बच्चों को, नात रिश्तेदारों को, जिसको सबको घर से भगा देता है। कहता नजर नहीं आना, कपड़े भी नहीं पहनने के लिए, बड़ा आदमी आ गया घर में। कोई एक चद्दर जो रखा हुआ था उसको बिछा देता है, गद्दा बिछा देता है, एक कोना कोई साफ करके रखता है।
अब अगर उसी में सब आने लगे घर वाले तो फिर क्या होगा? तो अपनी जहालत को, अपनी जो चिरकुटई है, जो चित्थड़ पाकिस्तान है, उसको नहीं दिखाना चाहता, अपने फटे चीथड़े को। इसमें आप क्यों परेशान है भाई? उसको छिपाने दीजिए। ये मसला यही है। अमेरिका आ रहा है भाई उसके यहां, वो पागल हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो वो ये सब करता है। पिछली बार इस्लामाबाद में पूरा लॉकडाउन कर दिया था, इस बार रावलपिंडी कर दिया। अच्छा, रावलपिंडी में वैसे भी कौन सा किसको जाने देते हैं, वहां तो मिलिट्री के अफसर, मिलिट्री के अफसरान का परिवार और सेना। ये तो उपराष्ट्रपति आ रहे, कभी ट्रंप ही आ गए। अगर ट्रंप ने तो ये कहा था मैं भी जा सकता हूं इस्लामाबाद, अगर बात बन गई तो ट्रंप अगर आ गए तो ये तो घरों में कैद कर देंगे पूरे पाकिस्तान को। देखिए, एक तो एसओपी की भी बात है कि जो एसओपी होता है सिक्योरिटी का, और एक इंटरनेशनल डेलीगेशंस, मतलब, और वो भी ऐसे देश, मतलब अमेरिका बड़ा देश है लेकिन अमेरिका और ईरान सभी आए थे, दोनों जिस स्थिति में है, तो वो एसओपी की बात है, एसओपी है। और फिर ये भी बात है कि इतने बड़े लोग आ रहे हैं, तो अब बड़े लोग आए तो बड़े बड़े इंतजाम तो करने चाहिए ना, उनको अच्छा इंतजाम करना। ठीक है।